ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम चैनल को और पाएं मार्केट के लाइव अपडेट्स। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल लाइफ एडवाइजर्स में और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारे डेली एनालिसिस वीडियो। आज है 19 सितंबर यानी रविवार का दिन है। पहले हम बात करेंगे फ्राइडे को मार्केट कैसा था, फिर समझेंगे कल यानी 20 तारीख को मंडे को मार्केट कैसा रहेगा। तो सबसे पहले अगर निफ्टी की बात करें तो लास्ट डे हमने देखा कि बहुत ही ज़बरदस्त तेज़ी होते हुए दिखाई दी। जो लेवल्स हमने डिस्कस किए थे, लेवल्स के हिसाब से मार्केट चलते हुए नज़र आया, लेकिन हायर लेवल से एक बहुत ही एग्रेसिव सेलिंग आते हुए नज़र आई। तो मैंने टेलीग्राम चैनल पे जब 5790 का यहाँ पे हमें लेवल देखने के लिए मिल रहा था, उस समय हमने डिस्कशन किया था कि लगभग अब यहाँ पे आपको एक प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिल सकती है, और एग्जैक्टली देखें वहीं से मार्केट में गिरावट शुरुआत हुई। इसलिए मैं डेली हमेशा आपको इंकरेज करता हूँ कि टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है वहाँ पे जो भी अपडेट्स हम डिस्कस करते हैं ड्यूरिंग द लाइव मार्केट्स, और आपको ट्रेड करने में और डिसीजन लेने में आसानी होगी। इसलिए टेलीग्राम चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई, वहाँ से ज़रूर ज्वाइन कर लें। और निफ्टी की अगर हम अभी बात करें तो 585 पे क्लोजिंग है, 44 पॉइंट के साथ में क्लोज होते हुए दिखाई दिया है नेगेटिवली। तो अभी अगर यहाँ पे पैटर्न की बात करें तो कुछ डार्क क्लाउड कवर जैसा पैटर्न देखने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये नेगेटिव है, क्योंकि 2 दिन की एक अग्रेसिव तेज़ी के बाद में एक जिस तरीके की कैंडल बनी, यानी मोमेंटम कंप्लीटली ब्रेक होते हुए नजर आया है। प्रीवियसली हमने देखा तो हमने भी ये भी देखा था, लेकिन यहाँ पे जिस तरीके का पैटर्न फॉर्म हुआ था ये कंटिन्यूएशन पैटर्न है। हालांकि अगर मैं क्लोजिंग बेसिस पे बात करूँ तो लगभग ये भी कंटिन्यूएशन पैटर्न ही तेज़ी का दिखाई दे रहा है, लेकिन जिस तरीके से मोमेंटम बन रहा है ये तो कहीं ना कहीं मोमेंटम को ब्रेक करते हुए नज़र आ रहा है। अगर हम देखें तो अभी यहाँ पे एक नेगेटिव न्यूज़ भी आते हुए दिखाई दे रही है, जो कि जीएसटी काउंसिल में, जिससे काफ़ी सारे सेक्टर्स जो है वो एडवर्सली इफेक्ट हो सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले अगर देखा जाए तो स्टील आयरन ओर के लिए उन्होंने 18% कर दिया है। तो रियल एस्टेट के लिए, स्टील स्टॉक्स के लिए, और साथ में और जो ऑटो स्टॉक्स हैं उनके लिए भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं ये नेगेटिव आता हुआ दिखाई दे। तो जिस तरीके का इम्पैक्ट है, जिस तरीके की न्यूज़ है, मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत यहाँ पे इश्यूज आते हुए दिखाई देगा, जिससे मार्केट को एक मौका मिल गया है एक अच्छी खासी गिरावट के लिए। हो सकता है कि ये बाद में चेंज हो और वापस से इसका इम्पैक्ट गवर्नमेंट को लगे कि गलत है और फिर वापस एक रिवर्सल देखने के लिए मिले, बट फिलहाल के लिए जो यहाँ पे इम्पैक्ट देखने मिल रहा है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव लग रहा है, और इसके कारण ही गिरावट होगी। और बहुत समय से कोई ऐसी न्यूज़ नहीं आ रही थी मार्केट में जिसके कारण गिरावट हो, वो हमको देखने के लिए मिल गई है। इसलिए मुझे ओवरऑल जो सिचुएशन दिखाई दे रही है, मुझे इस तरीके से लग रहा है कि अभी यहाँ पे एक अच्छी करेक्शन हो सकती है। मोस्ट अवेटेड जो नेगेटिव न्यूज़ थी वो एक आपको मिल चुकी है, एक नेगेटिव ट्रिगर मिल चुका है, जिससे मार्केट में करेक्शन की संभावनाएं बन रही है। अब करेक्शन किस लेवल से होगा, कहाँ से होगा, कहाँ तक होगा, ये इंपॉर्टेंट है डिस्कशन करना। तो अभी अगर मैं फिलहाल देखूँ तो 17,500 एक बहुत ही एग्रेसिव सपोर्ट है। ये ब्रेक होने के बाद में 17,250 सबसे पहला टारगेट रहेगा। अगर 17,250 ब्रेक होता है तो 16,700 तक के रास्ते आपके लिए खुल जाएंगे, और वापस से जो चैनल हमने ड्रॉ किया है, हो सकता है कि इस चैनल के अंदर में वापस सपोर्ट लेता हुआ आपको नजर आए। इसलिए अभी इमीडिएटली जिनके पास स्विंग ट्रेड के लिए पोजीशन है 17,500 का स्टॉप लॉस रखें। शॉर्ट टर्म के लिए जिनके पास पोजीशन है वो 16,700 का रख सकते हैं, हालांकि काफ़ी दूर है। 17,250 का स्टॉप लॉस काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि इसके नीचे जाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन अगर इसके नीचे जाता है तो फिर बड़ी सेल ऑफ आपको 16,700 तक देखने के लिए डेफिनेटली मिल सकती है। इसलिए जिनके पास में स्विंग ट्रेड की पोजीशन है 17,500 का स्टॉप लॉस रखें। जिनके पास में अगर मान लीजिए कोई 1 महीने के लिए कोई पोजीशन है 17,250 के लिए ले सकते हैं, लेकिन जिनके पास 3 महीने से ज़्यादा की पोजीशन है उन्हें बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, और नीचे के लेवल्स पे उनको अच्छा बाइंग का मौका मिलेगा। इसलिए बेटर है कि आप 16,700 के आसपास फिर से फ्रेश बाइंग का मौका खोजें। तो कल से अगर मैं बात करूं कि कल के लेवल क्या रह सकते हैं, कल की क्या मोमेंटम रह सकती है, तो देखिए सबसे पहले मैं डिस्कशन करूंगा बेयरिश लेवल्स ही यहाँ पे हमको देखने के लिए मिल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बेयरिश लेवल्स डिस्कस करना ज़्यादा बेटर है। अगर मुझे यहाँ पे लगता है कि जिस तरीके से मोमेंटम है थोड़ी गिरावट और बढ़ सकती है, यहाँ पे मेरे लिए लेवल्स रहेंगे 17,450 नीचे में, और ऊपर की अगर मैं बात करूँ तो 17,600। ये 450 के नीचे भी जा सकता है, बट मुझे फिलहाल के लिए 17,450 का ही बेस्ट लेवल दिखाई दे रहा है, और 17,600 मैक्सिमम अपसाइड। अगर कोई भी कारण से वापस एक रिवर्सल होता है, वापस से बुलिशनेस मिलती है, तो कल आपको एक गैप अप ओपनिंग देखने के लिए मिलेगी। अगर मार्केट को गिरना नहीं है तो कल एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपको कल गैप अप ओपनिंग देखने के लिए मिलेगी, और बुलिश लेवल्स आपको देखने के लिए मिलेगा। बुलिश लेवल हो सकते हैं यहाँ पे 17,650 से लेकर 17,650 से लेकर ऊपर में 17,750, ये मैक्सिमम आपको बुलिश लेवल्स अगर गैप अप ओपन होता है तो। और 650 से भी ज़्यादा बेटर 625 आप इसे कर सकते हैं, ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा। अगर साइडवेज़ की बात करूँ तो साइडवेज़ की रेंज बहुत ही छोटी रहेगी। साइडवेज़ की रेंज आपका लो जो है 17,525 से लेकर ऊपर में 17,625,
ये आपके लगभग साइडवेज लेवल रहते हुए नजर आएंगे। बेरिश लेवल 17,450 से लेकर 17,600, बुलिश लेवल 17,625 से 17,750। बैंक निफ्टी में अगर बात करें तो बैंक निफ्टी में भी एक हैंगिंग मैन कैंडल देखने के लिए मिल रही है। ये ऑलमोस्ट हैंगिंग मैन कैंडल है और रेजिस्टेंस के ठीक ऊपर में बन रही है, तो रिवर्सल के चांसेस काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। तो कल कोई भी गैप डाउन ओपनिंग होती है तो एक अच्छी खासी गिरावट हो सकती है। 17,800 के ऊपर बेशक क्लोजिंग दी है तो क्लोजिंग अच्छी है, लेकिन जिस तरीके से मोमेंटम है, रेड कैंडल बनी है, हैंगिंग मैन बना है, वोलेटिलिटी काफ़ी बढ़ते हुए, तो उससे मुझे कहीं ना कहीं इसमें ऐसा लगता है कि आपको इसके अंदर में फिर से गिरावट देखने मिल सकती है और एक आपको इवनिंग स्टार का पैटर्न एकदम टॉप पे फॉर्म होता हुआ नजर आ सकता है। इसलिए 37,700 के नीचे कल कभी भी किसी भी केस में ओपन होता है, हाईली चांसेस है कि 37,000 तक फिर से आता हुआ दिखाई देगा। तो पहले बेयरिश लेवल की अगर मैं बात करूँ कि बेयरिश लेवल क्या हो सकते हैं, बेयरिश लेवल की अगर बात करी जाए 37,750 से लेकर नीचे में 37,000 तक के लेवल्स आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। वहीं अगर मैं बुलिश लेवल्स की बात करूं कि अगर तेज़ी होती है अगर किसी भी कारण से, तो यहाँ पे आपको लेवल 37,700 से लेकर ऊपर में 38,500 तक के देखने के लिए मिल सकते हैं। ये 500 भी मैं थोड़ा सा ज़्यादा आपको कह रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैक्सिमम 38,300 तक ही देखने के लिए मिलेगा, इससे ऊपर देखने नहीं मिलेगा। और साइडवेज रेंज की अगर मैं बात करूं तो साइडवेज रेंज आपको बहुत ही छोटे रेंज में देखने के लिए मिल सकती है और वो रहेगी लगभग 38,200 से लेकर नीचे में 37,900 तक की। ये एक बहुत ही छोटी सी रेंज है, 38,200 से लेकर 37,900। बुलिश लेवल 37,700 से 38,300 और ऊपर में एक्सटेंड होता है तो 500। बेरिश लेवल 37,750 से 37,000 तक की रेंज। बात करेंगे निफ्टी के ऑप्शन चेन की, ऑप्शन चेन में 17,600 पे क्लियरली आपको दिखने मिलेगा कि कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स बहुत ही एग्रेसिवली एक्टिव हैं, लेकिन ऊपर में जो कॉल राइटर्स हैं उन्होंने बहुत ही एग्रेसिव कॉल राइटिंग करी है, यानी जो मौका मिला शॉर्ट बनाने का वो छोड़ा नहीं है फिर से। और नीचे में अगर देखेंगे तो बहुत ज़्यादा कोई तेज़ी की पोजीशन नहीं बनी है। हालांकि अगर देखा जाए तो वीकेंड था, इसलिए हो सकता है कि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव पोजीशन नहीं बनी हो, लेकिन हो सकता है मंडे को फिर से वापस तेज़ी की पोजीशंस बन जाए। इसलिए जो हमारा जो तर्क है दोनों साइड का या एक फ्लैट ट्रेंड का, वो यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि दोनों तरफ की वॉलेटिलिटी देखने मिल सकती है। और विक्स आपने लास्ट डेट देखा कि बहुत हाई था, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्लियरली शो कर रही है कि मार्केट में और ज़्यादा वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है। वहीं अगर क्यूमुलेटिव पोजीशंस में देखें तो अभी क्यूमुलेटिव पोजीशंस में कोई बहुत ज़्यादा खास बदलाव नहीं है। 17,600 डेफिनेटली एक रेजिस्टेंस जोन बन रहा है, लेकिन नीचे में सपोर्ट अच्छा है और ऊपर में रेजिस्टेंस भी काफ़ी अच्छा है, तो कहीं ना कहीं एक फ्लैट ट्रेंड देखने मिल सकता है। लेकिन शॉर्ट्स फॉर्म हो सकते हैं अगर 17,500 के नीचे मार्केट गया तो, और 17,500 के नीचे जाता है तो 17,250 ही एक बहुत मेजर और इंपॉर्टेंट सपोर्ट निकल के आता है। इसलिए बस ये ध्यान रखना है कि 17,500 के नीचे कल की क्लोजिंग ना हो, अगर होगा तो एक एग्रेसिव शॉर्ट्स बन सकता है। बैंक निफ्टी की अगर बात करें और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट पे नजर आए 38,000 के ऊपर में एग्रेसिव शॉट्स बने, लेकिन नीचे में इमीडिएटली सपोर्ट भी बहुत अच्छा बनते हुए नजर आया है। इसलिए कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि मार्केट में अभी भी सपोर्ट बना हुआ है और बहुत ज़्यादा मंदी होगी ऐसा फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए अगर कोई डिप आता तो डेफिनेटली बाउंस बैक आता हुआ दिखाई देगा, और फिर आगे जब हम FIDS के डेटा की बात करेंगे तो वहाँ पर भी अच्छे सपोर्ट्स आपको नजर आएंगे। अगर हम क्यूमुलेटिव पोजीशंस की बात करें तो क्यूमुलेटिवली 38,000 पे और नीचे में 37,800 पे बहुत एग्रेसिव रेजिस्टेंस है। इवन 37,500 पे भी अच्छी कॉल राइटिंग होते हुए नजर आई है लास्ट डे। इसलिए कहीं ना कहीं ऊपर में प्रेशर ज़रूर है, लेकिन नीचे में सपोर्ट भी अच्छा है। और सिंस मैंने कहा कि सिंस 2 दिन से अगर देखा जाए तो जो वीकेंड था उसके कारण आपको एक ये पोजीशंस देखने मिल रही है, लेकिन GST का जो सिंस यहाँ पे राइज़ हुआ है, जो रेट्स बढ़ाई गई है, उसका इम्पैक्ट भी कल आपको देखने के लिए मिलेगा। और डेफिनेटली हमने लास्ट डे देखा था रियल एस्टेट स्टॉक्स में और स्टील स्टॉक्स में अच्छा प्रेशर आया था, तो कहीं ना कहीं ऑलरेडी वो डिस्काउंट हो चुकी है, लेकिन फिर भी ओवर रिएक्शन या रिएक्शन आपको कल देखने के लिए मिल सकता है, जिससे मार्केट में वॉलेटिलिटी और ज़्यादा बढ़ते हुए नजर आ सकती है। FIDS की अगर हम बात करें तो FIS यहाँ पे 1550 करोड़ का इन्होंने बाय किया है और DIS ने लगभग 1400 करोड़ का सेल किया है, तो नेट में 150 करोड़ की बाइंग होते हुए नजर आई है। FIS का अगर आप देखेंगे तो FIS ने एग्रेसिवली भी लास्ट कुछ दिनों में बाइंग करना शुरू किया है, तो मुझे लगता है जब भी ये बाइंग करते हैं तो कुछ दिन ये कंटिन्यू रहती है, 5-10 दिन, तो हो सकता है ये कंटिन्यू रहे। और DIS ने भी सेलिंग करनी शुरू करी है, तो ये भी सेलिंग होते हुए दिखाई दे। हो सकता है कि नीचे में वापस से सपोर्ट देने के लिए कि एग्रेसिवली कोई गिरावट ना हो, वहाँ पर DIS आ सकते हैं, क्योंकि FIS ने सिंस अभी हाइस पे खरीदना शुरू किया तो ये एग्रेसिवली सेल नहीं करेंगे, इसलिए कहीं ना कहीं ये भी नीचे में बाय करेंगे, तो मार्केट में सपोर्ट और स्विंग्स दोनों आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो मेरा मानना है कि बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली आप शॉर्ट ना रहें मार्केट के अंदर में, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, बट डेफिनेटली हमें बहुत ज़्यादा लॉन्ग भी अभी नहीं रहना है।
एफआईएस की अगर एफएनओ डेटा की बात करें तो एफएनओ में क्लियरली हमें दिखाई दे रहा है कि इन्होंने इंडेक्स फ्यूचर्स में लॉन्ग पोजीशन बनाई है, लेकिन अगर आप ये देखेंगे इंडेक्स ऑप्शंस के अंदर में 2800 करोड़ का माल खरीदा है, यानी इंडेक्स ऑप्शंस में लॉन्ग पोजीशंस बनाई है, तो कहीं ना कहीं इन्होंने पुट ऑप्शंस भी खरीदे हैं क्योंकि इन्हें श्योरिटी नहीं है मार्केट को ट्रेंड को लेकर, इसलिए आपको इस तरह की पोजीशंस देखने के लिए मिल रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि न्यूट्रल पोजीशन है, अगर जैसे ही कल यहाँ पे कोई भी 17,500 का लेवल ब्रेक होता है तो एग्रेसिवली शॉर्ट्स कन्वर्ट हो सकते हैं, इसलिए कल ये ध्यान रखें। बाकी स्टॉक फ्यूचर्स और स्टॉक ऑप्शंस में इन्होंने सेलिंग करी है, यानी ये कहीं ना कहीं स्टॉक्स में क्लियर है कि स्टॉक्स में ये गिरावट कर सकते हैं, लेकिन मार्केट में ओवरऑल ये क्या गिरावट आएगी कि नहीं उसमें ये डाउटफुल है, इसलिए आपको इंडेक्स में लॉन्ग और इंडेक्स ऑप्शंस के अंदर में आपको लॉन्ग्स दिखाई दे रहे हैं। ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम चैनल को और पाएं मार्केट के लाइव अपडेट्स, डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करें। बात करते हैं निफ्टी के स्टॉक्स की, एक एक करके अल्फाबेटिक वे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला स्टॉक है अदानी पोर्ट्स का। अदानी पोर्ट्स में हमने 785 तक का टारगेट लिया था पहला, और 786 से एक्जैक्टली रिवर्स होते हुए नजर आया। इसके बाद का टारगेट 810 है। अभी अगर देखें तो एक स्पिनिंग टॉप टाइप ऑफ कैंडलस्टिक देखने मिल रही है और डिसाइसिव क्लोजिंग नहीं मिली है आफ्टर डोजी, तो थोड़ा सा साइडवेज यहाँ पे ट्रेंड रह सकता है, तो कॉशियस रहने की जरूरत है। 760 का स्टॉप लॉस लगा के रखें, जिनके पास में पोजीशन है वो ज़्यादा बेटर रहेगा। एशियन पेंट्स में अगर देखें तो थोड़ी वॉल्यूम बढ़ते हुए नजर आई है। लास्ट डे हमने देखा कि बहुत ज़्यादा वॉल्यूम स्टार्टिंग में नहीं थी, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं फाइनली वापस से इनके अंदर में वॉल्यूम्स आते हुए नजर आई है और गिरावट अभी थोड़ी सी एग्रेसिव है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सैचुरेशन हमें दिखाई दे रहा है, इसलिए 3300 का स्टॉप लॉस रखें। रैदर मुझे लगता है कि अगर आपकी लॉन्ग पोजीशंस है तो यहाँ से आप एग्जिट कर सकते हैं, लेकिन अगर 20 SMA का स्टॉप लॉस रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा अगर आपने लोअर लेवल्स पे पोजीशन ली है। अगर हायर लेवल्स पे कहीं फंसे हैं तो आप एक बार एग्जिट कर सकते हैं। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में एक डिसाइसिव क्लोजिंग देखने को मिल रही है, तो मुझे लगता है कि शॉर्ट्स यहाँ पे बढ़ते हुए नजर आएंगे। 1048 तक के टारगेट्स आपको यहाँ देखने के लिए मिल सकते हैं। 1140 का स्टॉप लॉस रखें। एक्सिस बैंक की अगर बात करें तो एक्सिस बैंक में यहाँ पे एक हायर लेवल्स पे स्पिनिंग टॉप या डोजी कैंडलस्टिक, हाई वेव कैंडलस्टिक देखने मिल रही है, यानी एक वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा देखने मिल रही है। अच्छी क्लोजिंग देखने मिल रही है, तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से और अच्छी तेज़ी हो सकती है, लेकिन सिंस यहाँ डोजी बनी है तो कल की ओपनिंग काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट रहेगी। अगर ओपनिंग पॉजिटिव रहती है तो पॉसिबिलिटी है कि तेज़ी बन सकती है, अगर नेगेटिव होगी तो यहाँ पे फिर से गिरावट आपको देखने मिल सकती है। इसलिए कल की ओपनिंग के हिसाब से ध्यान रखें। नेगेटिव होता है तो मुझे लगता है कि 799 या 800 का स्टॉप लॉस रखें और एग्जिट कर लें। बजाज फिनसर्व में एक अच्छी तेज़ी देखने मिली थी और उसके बाद में अगर देखें तो सारे के सारे गेंस गिव अप करते हुए नजर आए और एक ग्रेव स्टोन डोजी देखने मिल रही है, यानी एक अच्छे रिवर्सल के यहाँ से चांसेस बन रहे हैं। तो क्या हमें यहाँ से एग्जिट कर लेना चाहिए? डेफिनेटली मुझे लगता है कि अगर कल नेगेटिव ओपनिंग होती है तो यहाँ से कंप्लीटली एग्जिट कर लेना चाहिए। बजाज ऑटो के अंदर में अच्छी तेज़ी हमने देखी, लेकिन फिर से इसमें भी हमें गेंस गिव अप होते हुए दिखाई दिए, लेकिन सिंस जिस तरह की कैंडलस्टिक है थोड़ा सा यहाँ पे रिस्की, लेकिन मुझे लगता है 3800 के स्टॉप लॉस साथ में होल्ड करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बजाज फाइनेंस में भी ग्रेवस्टोन डोजी टाइप ऑफ कैंडलस्टिक देखने के लिए मिल रही है। सारे गेंस गिव अप करते हुए नजर आया। अच्छी तेज़ी देखने मिली थी शुरुआती स्टार्टिंग में, उसके बाद में देखें तो क्लोजिंग काफ़ी ख़राब देखने के लिए मिल रही है, तो यहाँ पे भी अगर नेगेटिव ओपनिंग होती है तो एग्जिट कर ले। बंधन बैंक में 300 का जो फर्स्ट टारगेट था वो अचीव होते हुए नजर आया, उसके बाद में एक बहुत एग्रेसिव सेलिंग और प्राइस मूवमेंट ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू वॉल्यूम्स, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क ज़रूर है। बाकी ओवरऑल अभी भी अपने सपोर्ट लेवल के आसपास है, तो यहाँ पे कल कोई भी पॉजिटिव ओपनिंग होती है तो हमें कंसिडर करना चाहिए वापस लॉन्ग्स के लिए, लेकिन 290 के ऊपर ही फिर से फ्रेश लॉन्ग करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। भारतीय एयरटेल के अंदर में तेज़ी कंटिन्यूड है और बार बार इसमें तेज़ी ही देखने मिल रही है, लेकिन अभी की जो कैंडल स्टिक है ये थोड़ा सा सैचुरेशन का पॉइंट हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। 720 का स्टॉप लॉस लगा के रखें, इसके नीचे क्लोजिंग हो तो एग्जिट कर लें। BPCL में अगर देखा जाए तो 436 आफ्टर डिविडेंड अभी फिलहाल यही कंडीशन चल रही है। स्टॉक के अंदर में मेरा छोटे क्वांटिटीज़ में अभी भी एक्यूमुलेट करने का व्यू रहेगा, क्योंकि जब भी इसमें डाइवेस्टमेंट की न्यूज़ आएगी तो फिर से वापस से आपको अच्छी तेज़ी देखने के लिए मिल सकती है, ऐसा मेरा मानना है। ब्रिटानिया के अंदर में अभी फिलहाल कोई व्यू नहीं है, नो बाय नो सेल। सिप्ला कॉन्स्टेंटली हायर लेवल्स पे ही ट्रेड कर रहा है, या तो कोई न्यूज़ आते हुए दिखाई दे सकती है या कोई बड़ा मोमेंटम बन सकता है। 960 के ऊपर में बड़ी तेज़ी होगी। 1000 रुपये तक के टारगेट के लिए 940 का स्टॉप लॉस रखें। कोल इंडिया में एक हायर लेवल से अच्छी खासी सेलिंग देखने के लिए मिल रही है, वॉल्यूम भी ठीक ठाक दिखाई दे रही है, तो कहीं ना कहीं मोमेंटम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है नीचे की तरफ में। एक ऊपर में देखें तो एक इवनिंग स्टार टाइप ऑफ कैंडल देखने के लिए मिल रहा है, ये वैलिडेट होगा जब इसका लो ब्रेक होगा और क्लोजिंग इसके लो के नीचे होती हुई नजर आएगी, यानी 155 के नीचे अगर क्लोजिंग होती है तो यहाँ पे एग्जिट करने का ही व्यू है। डेविस लैब में भी सैचुरेशन है, लेकिन जिनके पास पोजीशन है 5000 के स्टॉप लॉस साथ में बने रहे। डॉक्टर रेड्डीज में भी हायर लेवल से सेलिंग देखने के लिए मिल रही है, वॉल्यूम बढ़ते हुए नजर आ रही है, यहाँ पे सेलिंग बढ़ सकती है। 4800 तक के टारगेट्स, इनफैक्ट नीचे के लेवल्स भी देखने मिल सकते हैं, तो मेरा कोई बहुत एग्रेसिव बाय का व्यू नहीं है, बेटर रहेगा स्टॉक से दूर रहें। आयशर मोटर में एक फ्रेश मोमेंटम देखने के लिए मिल रहा है और यहाँ पे 3000 तक की जो मैंने बात करी थी, मुझे लगता है कि नेक्स्ट 1-2 दिन में आपको देखने के लिए मिल सकता है। स्टॉक में बने रहे 2850 के स्टॉप लॉस के साथ में। फेडरल बैंक में एक बेयरिश एनगल्फिंग कैंडल देखने के लिए मिल रही है और जो पैटर्न है यहाँ पे क्लियरली एक नीचे या साइडवेज का देखने मिल रहा है, बेटर रहेगा कि स्टॉक को अवॉइड करें।
ग्रासिम की बात करें तो ग्रासिम 1600 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है, कंप्लीटली स्टॉक को अवॉइड करें, स्टॉक से दूर रहें। HCL टेक की बात करें तो HCL टेक में भी यहाँ पे ग्रेवस्टोन डोजी ऊपर में थोड़ी बहुत देखें तो साइडवेज कंसोलिडेशन देखने के लिए मिल रही है। हो सकता है कि गिरते हुए मार्केट में IT स्टॉक्स ही इनको सहारा देंगे, तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक में थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है। 1200 तक अगर आता है तो फिर से फ्रेश बाइंग का मौका आपको देखने के लिए मिलेगा, और अगर फ्रेश खरीदारी करनी है तो मुझे लगता है 1280 के ऊपर में जा निकलेगा तो हम बाई करेंगे, अदरवाइज कंप्लीटली अभी अवॉइड करेंगे। HDFC की बात करें तो 2800 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रखे, ऊपर में तेज़ी 3000 तक। HDFC बैंक की बात करें तो डे हाई के आसपास ही क्लोज होते हुए नजर आया, वॉल्यूम काफ़ी अच्छी है, तो पॉसिबिलिटी है कि 1650 तक के टारगेट्स आराम से आते हुए दिखाई देंगे। 1600 अगर ब्रेक करता है तो फिर यहाँ से अच्छी तेज़ी की संभावनाएं बनती है, तो यहाँ पे बाय करके चल सकते हैं, लेकिन कल अगर फॉलोअप मिलता है तो ही बाय करना है। 1560 के स्टॉप लॉस से, ऊपर में टारगेट 1750। HDFC लाइफ में तेज़ी देखने मिली, लेकिन फिर से एक इसमें वॉलेटिलिटी देखने मिल रही है, ओवरऑल साइडवेज लग रहा है, अवॉइड करें, कोई भी पोजीशन बनाई है तो छोड़ दें। हीरो मोटोकॉर्प में अच्छी तेज़ी देखने के लिए मिली और फिर वापस से क्लोजिंग थोड़ी सी ख़राब होते हुए नज़र आ रही है, बाकी ओवरऑल वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा थी। 3000 तक के टारगेट्स इसमें आते हुए दिखाई दे सकते हैं, लेकिन अभी सिंस ऑटो स्टॉक्स के लिए वीकनेस है, आयरन ओर के प्राइजेज में GST बढ़ने से हो सकता है कि नेगेटिवली इम्पैक्ट हो सकता है पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हो, लेकिन मुझे लगता है कि ओवरऑल इसके अंदर नेगेटिव इम्पैक्ट आपको देखने मिलेगा, तो पॉसिबिलिटी है कि एक नीचे के लेवल्स आपको देखने मिल सकते हैं, तो ऑटो सेक्टर के अंदर थोड़ा कॉशियस रहना पड़ेगा। हिंडाल्को में देखें तो हिंडाल्को में अभी कोई बहुत ज़्यादा तेज़ी या मंदी नहीं है, ओवरऑल आपको एक छोटे से रेंज में ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है, सपोर्ट के आसपास है 480 के ऊपर में देखें तो थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस ज़रूर है, लेकिन ये एक बार निकालेगा तो 520 तक के लेवल देखने मिल सकते हैं। करंट लेवल पे स्टॉप लॉस रखे 460 का। HUL की बात करें तो यहाँ पे अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल रही है, बेटर रहेगा कि यहाँ पे आप थोड़ा सा साइडवेज मूवमेंट आपको देखने मिलेगा, तो अवॉइड करें फ्रेश पोजीशंस, बाकी अभी कोई व्यू नहीं है। ICICI बैंक में कोई व्यू नहीं है, ऊपर में तेज़ी का ही व्यू है, वापस से यहाँ पे पैटर्न ख़राब होते हुए नज़र आ रहा है, तो ओवरऑल साइडवेज लग रहा है, बट कोई बहुत ज़्यादा तेज़ी या बिकवाली की सलाह नहीं है। अब बेटर रहेगा कि हम थोड़ा वेट एंड वॉच करें। IDFC फर्स्ट बैंक के अंदर में भी ऑलमोस्ट टारगेट के आसपास आ चुका था और बेरिश एनगल्फिंग कैंडल बनाई है, वॉल्यूम हालांकि ज़्यादा नहीं है बाइंग से, इसलिए थोड़ा सा वेट एंड वॉच करेंगे। ओवरऑल थोड़ा साइडवेज टू पॉजिटिव ही दिखाई दे रहा है। इंडसइंड बैंक में देखा जाए तो लगभग एक साइडवेज क्लोजिंग देखने के लिए मिली है हम लोगों को, और मेरा मानना है कि यहाँ पे जो लेवल्स है करंट लेवल्स, थोड़ा सा यहाँ पे 1200 तक कोई रेजिस्टेंस ऐसा है नहीं, अच्छा ब्रेकआउट हुआ है और यहाँ से और कंटिन्यू रहता हुआ नज़र आ सकता है। यहाँ पे आपको 1120 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए, तेज़ी के व्यू के साथ में 1200 और 1200 प्लस के टारगेट्स आपको देखने मिल सकते हैं। इन्फोसिस के अंदर में मेरा कोई व्यू नहीं है, नो बाय नो सेल। IOC की अगर बात करें तो लगभग 116 का स्टॉप लॉस रखें, तेज़ी ऊपर में 125 130 तक। ITC की अगर बात करें तो ITC में ऊपर में 235 के ऊपर ये टिक नहीं पा रहा है, जो यहाँ पे कैंडल स्टिक है थोड़ा साइडवेज का या एक फ्लैग पैटर्न का फॉर्मेशन का एक संकेत है, तो बेटर रहेगा 235 के ऊपर में क्लोजिंग दे और 240 के ऊपर निकलेगा तो यहाँ पे 280 तक के टारगेट्स आराम से बनते हुए नजर आएंगे। JSW स्टील की बात करें तो अभी फिलहाल साइडवेज है, कोई बहुत अच्छा मेजर फॉर्मेशन नहीं है, तो बेटर रहेगा कि स्टॉक को अवॉइड करें। कोटक बैंक में ज़बरदस्त तेज़ी 2000 तक के लेवल्स डिस्कस किए थे, अभी करंटली जिस लेवल पे है, जिस तरीके से दिखाई दे रहा है, यहाँ से एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट आ सकता है। कल अगर फॉलोअप मिलता है तो कोटक बैंक आपको बैंक निफ्टी और निफ्टी को दोनों को परफॉर्म करते हुए, आउट परफॉर्म करते हुए दिखाई दे सकता है, तो पॉसिबिलिटी है कि इसके अंदर बहुत अच्छी तेज़ी देखने के लिए मिले आपको, लेकिन यहाँ पे शर्त यह है कि कम से कम 2020 के ऊपर में स्टॉक निकले और वहाँ से आपको लगभग 2400 तक के लेवल्स दिखा सकता है, लेकिन अब ये देखना होगा किस तरीके का मूवमेंट का लिए दिखाता है। करंट लेवल पे स्टॉप लॉस 1960 का रहेगा। LNT की बात करें तो LNT के अंदर में कोई मेजरली व्यू नहीं है और ऊपर में 1750 1800 तक का टारगेट था, 1740 तक ऑलरेडी हमने देखा है कल, और मुझे लगता है कि यहाँ पे स्टॉप लॉस 1700 का रखेंगे, ज़्यादा बेहतर रहेगा। मारुति में तेज़ी का व्यू था, 7000 का टारगेट ऑलरेडी आ चुका है। अब ये नेगेटिव न्यूज़ जो आ रही है, क्या इसका इम्पैक्ट ऑटो सेक्टर पे आएगा ये देखना है। ऑलरेडी ऑटो सेक्टर काफ़ी प्रेशर में है। अब आयरन के प्राइस अगर बढ़ते हैं तो इनके शायद इनपुट कॉस्ट भी बढ़ेंगे। अब ये क्या पास ऑन करते हैं, क्या प्राइस राइज करेंगे, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी, तो उसके हिसाब से इसके अंदर में तेज़ी या मंदी बनाए, तो कल का रिएक्शन देख के ही आगे का हम इसमें व्यू बनाएंगे। M&M में कोई व्यू नहीं है, नो बाय नो सेल। नेस्ले में भी कोई व्यू नहीं है, नो बाय नो सेल। NTPC में एक फ्लैग पैटर्न फॉर्मेशन है, लगभग 120 का 120 से ज़्यादा 121.50 का स्टॉप लॉस रखें और ऊपर में तेज़ी आपको लगभग 135 तक दिखने मिल सकती है। ONGC में 124 के स्टॉप लॉस साथ में बने रहें, ऊपर तेज़ी 135 तक। PNB की बात करें तो 42 का जो टारगेट था वो इसमें अचीव होते हुए नज़र आया। ऑलरेडी मैंने आपको प्रॉफिट बुक करने का व्यू दिया था और मैंने क्लियरली जिस तरीके से यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, मुझे लगता है
एक डार्क क्लाउड कवर फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ है, जो तेज़ी हुई उसमें वापस से मंदी हो गई है, लेकिन सारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट के ऊपर में ट्रेड कर रहा है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि 39 या 38 ये जो रेंज है ये एक बाइंग का रेंज रहेगा। अब इससे नीचे ये स्टॉक जाता हुआ शायद आपको ना दिखे, और PSU बैंक्स में आने वाले दिनों में आपको तेज़ी देखने के लिए मिल सकती है। इसलिए 38 to 39 के बीच का जो लेवल है ये बाइंग जोन रहेगा, और ओवरऑल स्टॉक साइडवेज टू पॉजिटिव ही दिखाई दे रहा है। पावर ग्रिड में जो व्यू था वो बना हुआ है 176 के स्टॉप लॉस में बने रहे, 184 188 के टारगेट के लिए। RBL बैंक के अंदर में डार्क क्लाउड कवर बनते हुए नजर आ रहा है। 190 तक का मैक्सिमम टारगेट था, 186 तक हमने देखा, प्रॉफिट बुक करके एग्जिट करें। रिलायंस में भी डार्क क्लाउड कवर जैसा फॉर्मेशन है, वॉल्यूम भी काफ़ी ज़्यादा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा एक रेजिस्टेंस है। 2450 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन बन चुका है। डबल टॉप फॉर्मेशन भी आप कह सकते हैं अगर कल आपको गिरावट देखने के लिए मिलती है। इसलिए सबका हमें कल फॉलोअप चाहिएगा। जहाँ जहाँ डार्क क्लाउड कवर बना है वहाँ वहाँ हमें अब फॉलोअप चाहिए। इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल 2280 का आता है, और मुझे लगता है कि अगर पॉसिबिलिटी अगर यहाँ पे अच्छी खासी गिरावट होती है तो 2300-2280 तक ये स्टॉक आ सकता है। SBI लाइफ की बात करें तो यहाँ पे जो एक गैप डाउन हुआ था वो गैप ऑलमोस्ट फिल होते हुए नज़र आ रहा है। हो सकता है कि कल फिर से एक तेज़ी देखने मिले, बट इमीडिएटली मेरा कोई व्यू नहीं है। स्टॉक तेज़ी में ज़रूर है, बट थोड़ा सा कॉशियस रह के ही बाइंग करें। SBI की बात करें तो लगभग यहाँ पे भी डार्क क्लाउड कवर जैसा फॉर्मेशन है, लेकिन परफेक्ट नहीं है, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे कॉशियस रहना पड़ेगा। कल अगर कोई गिरावट होती है तो इमीडिएटली एग्जिट करना है, और अगर कल यहाँ पे होल्ड कर पाता है, कोई गैप अप होता है तो होल्ड करेंगे पोजीशंस 500 रुपये तक के टारगेट के लिए। श्री सीमेंट्स में कोई व्यू नहीं है, नो बाय नो सेल। सन फार्मा में यहाँ पे पैटर्न बिगड़ते हुए नजर आ रहा है, ओवरऑल साइडवेज है। बेटर रहेगा कि स्टॉक को अवॉइड करें, कोई बाय सेल नहीं। टाटा कंज्यूमर में भी कोई बाय सेल का व्यू नहीं है। टाटा मोटर्स के अंदर में अभी तेज़ी का व्यू है, अब कल का रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरीके से तेज़ी होगी। लो रहेगा 306 का, उसको स्टॉप लॉस बना के आप ऊपर में तेज़ी मैक्सिमम 320 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज और कोई व्यू नहीं है। टाटा स्टील की बात करें तो एक नेगेटिव इंपैक्ट जो आते हुए आयरन ओर के दिखाई दिया वो इसका स्टॉक में कहीं ना कहीं देखने मिल रहा है, और इसका कंटिन्यूएशन कल आपको अगर देखने मिलता है तो अच्छी खासी गिरावट हो सकती है 1300 से लेकर 1250 तक की। TCS में भी अच्छी खासी बिकवाली होते हुए दिखाई दी है, इसलिए 3800 का स्टॉप लॉस रखें, इसके नीचे अगर निकलता है तो एग्जिट करें। टेक महिंद्रा कंप्लीटली साइडवेज है, एक बार ये रेंज ब्रेकआउट करेगा तो इसमें तेज़ी बनेगी, और फिर ऊपर में 1750 तक के टारगेट बन सकते हैं। नीचे में स्टॉप लॉस अभी देखा जाए तो कुछ नहीं, जिनके पास पोजीशंस है वो 1400 के स्टॉप लॉस के साथ में होल्ड कर सकते हैं। टाइटन के अंदर में मुझे लगता है कि यहाँ पे तेज़ी कंटिन्यू रहने वाली है, लेकिन वॉल्यूम्स काफ़ी ज़्यादा है, बट ओवरऑल अभी भी जिस तरीके से पैटर्न है काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव बाय लग रहा है मुझे यहाँ पे। और यहाँ पे स्टॉप लॉस जो है वो आप लगभग इस कैंडल का जो लो है जो कि आता है अराउंड 2060 का, 2060 के लो के साथ में स्टॉप लॉस के साथ में पोजीशंस होल्ड कर सकते हैं। ऊपर में तेज़ी लगभग 2200 तक आपको आराम से देखने मिल सकती है। अल्ट्राटेक सीमेंट में अच्छी खासी गिरावट देखने मिल रही है, और ओवरऑल अभी भी स्टॉक का ट्रेंड पॉजिटिव है, लेकिन मेरा यही व्यू है कि अभी कोई बाय सेल ना करें। UPL में यहाँ पे सेल पोजीशन बनते हुए नज़र आ रही है, अगर कल गिरावट होती है तो 720 पहला टारगेट, दूसरा 680 का। विप्रो के अंदर में भी सैचुरेशन आ चुका है, थोड़ा सा यहाँ पे मुझे लगता है वॉल्यूम बढ़ते हुए नज़र आ रही है गिरावट में, तो बेटर रहेगा कि अभी एक बार स्टॉक से एग्जिट हो जाए, बेटर रहेगा। सो इसी के साथ मैं अपनी बात को वाइंड अप करूँगा। आशा करता हूँ वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करना ना भूलें, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। सो इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन, हैप्पी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग।